ये सुग्रीव और बाली का जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ड्रास्टिक एग्जाम्पल है मिसअंडरस्टैंडिंग का। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रदर्स जब साथ में थे तो किष्किंधा एम्पायर बहुत फ्लरिश कर रहा था, बहुत तेजी से, बहुत पावरफुल एम्पायर था। यहाँ तक कि बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी फाइट करने के लिए आता है उसकी आधी शक्ति 50% पावर उसको मिल जाती है। तो सपोज अगर आप बाली के पास लड़ने के लिए गए तो आपकी 50% पावर तो बाली को मिल गई, प्लस उसके पास उसकी खुद की पावर तो है ही। सो डेफिनेटली 50 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 50, इजंट इट? तो यानी लिटरली बाली को कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन जो कहीं नहीं हो सकता, या जो तथाकथित इम्पॉसिबल है, नेल्सन मंडेला एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, इट सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो जो लगता है कि जो कभी नहीं होगा वो भी हो सकता है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से। तो आप में से बहुत लोग स्टोरी जानते होंगे, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। सो बाली एंड सुग्रीव, ये दोनों किष्किंधा पे इनका शासन था। बाली राजा था और सुग्रीव उसको हेल्प करता था। तो एक असुर वहां पर आया और असुर आके किष्किंधा जो कैपिटल है वहां पे आके बाली को चैलेंज करने लगा कि बाली, मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, लोग बहुत बोलते हैं कि तू बहुत बड़ा वीर है, बहुत तेरे अंदर शक्ति है, तो आज मैं तुझे चुनौती देने आया हूँ। तो अगर सच में तू इतना बड़ा वीर है तो आ और मेरे साथ युद्ध कर। तो बाली की पत्नी है और बाकी लोग समझाते हैं कि यह असुर रात के समय पे आया है, जरूर इसकी कोई, इसके मन में कुछ और चल रहा होगा, तो आप अकेले मत जाइए, हम पूरी सेना को साथ में भेजते हैं। लेकिन बाली बोला नहीं नहीं, क्या जरूरत है, मैं अकेले जाऊंगा। तो फिर बहुत बोल के सुग्रीव बोले कि नहीं नहीं, मैं कम से कम मुझे तो साथ में ले जाइए। तो वो मान गए, ठीक है, सुग्रीव को ले गए। लेकिन बाली बोला कि मैं युद्ध करूंगा, तुम बस साथ में चलो। तो सुग्रीव और बाली गए। तो फिर उसके बाद शहर के थोड़ा बाहर जाके, सिटी के बाहर जाके उनके बीच में फाइट शुरू हुआ। तो फाइट शुरू हुआ धीरे धीरे। हालांकि वो असुर भी बहुत पावरफुल था, लेकिन बाली की शक्ति के सामने वो असुर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो उसे लगने लगा कि ऐसा ना हो कि बाली मुझे मार दे। तो उसने मैदान से भागना ठीक समझा। वो मैदान से भागकर पहाड़ की तरफ भागने लगा। पर बाली ने सोचा कि अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इतना ज्यादा इसको गुरूर है अपनी शक्ति का, तो अब इसको सही सबक दिया जाना चाहिए। तो बाली इसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, सुग्रीव पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो एक बहुत बड़ी गुफा उस पहाड़ में दिखाई दी और वो असुर उस गुफा के अंदर घुस गया। ऐसा लग रहा था कि गुफा बहुत डीप है, बहुत गहरी है। तो बाली उस गुफा में जाने लगा, लेकिन जाते समय उसने सुग्रीव को बोला कि सुग्रीव, तुम इस गुफा के दरवाजे पे वेट करो, अगर मैं कुछ दिनों के बाद नहीं आया, उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी शायद, मे बी 1 मंथ समथिंग, मैं एग्जैक्ट भूल गया, आई थिंक 1 मंथ, यस। अगर मैं 1 महीने के अंदर नहीं आया तो तुम इस गेट को बंद कर देना और किष्किंधा लौट जाना। तो सुग्रीव ने अपने बड़े भाई की बात मानी, वो गेट पे खड़े थे। तो बहुत समय तक भीषण युद्ध चला। बहुत सारी आवाजें आती थी, बीच बीच में लड़ने की आवाजें आती थी। तो बहुत समय गुजर गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर गुजर गया। तो सुग्रीव को बहुत चिंता हो रही थी कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन भाई का आदेश है, राजा का आदेश है, तो खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। तो फिर उसने देखा कि गुफा के अंदर से लाल खून बहते हुए आ रहा है, बहुत सारा लाल खून, और जोर जोर से कराहने की आवाज आ रही है। तो उसको ऐसा लगा कि शायद मेरा भाई बाली नहीं रहा, क्योंकि बाली ने तो मुझे बोला था कि 1 महीने के अंदर मैं आ जाऊंगा, अभी 1 साल गुजर गया, 12 टाइम्स टाइम हो गया। तो वो ना हो शायद मेरा भाई बाली जो है अब जीवित नहीं रहा है और उसको इस दानव ने मार गिराया है। तो सुग्रीव को बहुत दुख हुआ। पर सुग्रीव ने अब सोचा कि कम से कम मैं इस गुफा के दरवाजे को बंद कर देता हूं, ताकि ये असुर दोबारा बाहर निकलकर हमारे किष्किंधा के ऊपर आक्रमण ना कर दें। तो उसने उस गुफा का जो दरवाजा, ये गुफा का जो मुख था, उसको एक बहुत भारी पर
चट्टान से उसको क्लोज कर दिया और क्लोज करके वो किष्किंधा लौट गया। वहां किष्किंधा में सभी लोग बड़े चिंतित थे। 1 साल गुजर गया, दोनों राजा और राजा के भाई दोनों नहीं हैं, तो बड़ा चिंता का समय था। अब इतने समय के बाद सुग्रीव आए और अकेले आए। तो सुग्रीव आए तो उन्होंने सबको बता दिया कि क्या हुआ है। तो 1-2 दिन शोक मनाने के बाद किष्किंधा के मंत्रियों ने बोला कि देखो सुग्रीव, अब देखो बिना राजा के राज्य हमेशा खतरे में रहता है, दुश्मनों की नजर रहेगी हमारे राज्य पे, इसलिए अब आपको राजा बन जाना ही ठीक है। तो सुग्रीव का कोई मन नहीं था राजा बनने का, लेकिन अब उस समय बाली का जो पुत्र था अंगद वो भी छोटा था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो सभी मंत्रियों के दबाव में, सभी नागरिकों के दबाव में सुग्रीव ने राजा पद को स्वीकार कर लिया, तो वो राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर पहाड़ पे बाली एक्चुअली नहीं मरा था, बल्कि बाली ने उस असुर को मारना शुरू कर दिया था। बड़ा दैत्य था, मॉन्स्टर था, तो उसका जायजेंटिक बॉडी था, उसको मारने में समय लग रहा था। तो एक्चुअली जो खून निकल रहा था वो असुर का निकल रहा था। तो यहाँ पे सुग्रीव की गलती हो गई थोड़ी पकड़ने में, लेकिन वो किसी से भी हो सकती थी। तो बाली उस असुर को इतना मारने के बाद थक गया, परेशान हो गया, इतना समय लड़ाई चली, तो बड़ा थक कर आया कि चलो ठीक है अब लड़ाई खत्म हुई, फाइनली असुर मारा गया। तो जब वो पहुंचा गुफा के मुख पर, तो गुफा के मुख पे जाके क्या दिखता है कि गुफा के मुख को, उसके गेट को बेसिकली बाहर से चट्टान से बंद किया गया है, बहुत बड़ी चट्टान से। उसने आवाज लगाया, सुग्रीव सुग्रीव कहाँ हो? कोई उत्तर नहीं मिला। बाली ये समझ गया कि क्या हुआ है, कि सुग्रीव ने ये दरवाजे को एक भारी चट्टान से बंद कर दिया है। तो वो ये तो समझ गया कि क्या हुआ है, पर ऐसा क्यों हुआ है वो ये नहीं समझ पाया। और फिर बाली ने अपनी पूरी शक्ति से उस चट्टान को मार गिराया और गेट को खोल दिया। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, किष्किंधा की ओर गया, तो किष्किंधा में नगर में पहुंच के सीधा राजमहल में गया, कोर्ट यार्ड में गया। और वहां दरबार में पहुंच के उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने जैसे देखा कि मेरे सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है। बस उसने एक ही चीज देखी। जैसे अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख देखी थी, बाली को केवल अपना सिंहासन दिख रहा था। और सिंहासन पे उसने पाया कि उसका भाई, जो कि उसको ऐसा लग रहा था, उसको उसको मरने के लिए छोड़ गया, उसको वहां पे घुटने के लिए छोड़ गया, और यहाँ पर ये राज सिंहासन का, ये राज्य का भोग कर रहा है। तो वो जाते ही उसने किसी से कुछ नहीं पूछा कि भैया तुम क्यों बैठे हो, हाँ ये क्या बात है, कुछ कोई प्रश्न नहीं पूछा उसने। वो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गया। उसने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट डू इट। उसने केवल बातचीत में विश्वास नहीं रखा, केवल एक्शन में विश्वास रखा और डायरेक्ट एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। वो पकड़ के सुग्रीव को मारने लगा। तो सुग्रीव ने समझाने का प्रयास किया कि भैया सुनिए तो सही मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पर बाली बिल्कुल नहीं सुन रहा था। मंत्रियों ने बोलने का प्रयास किया पर बाली बिल्कुल नहीं सुन रहा था, और वो बहुत वायलेंट हो रहा था, गुस्से में था बहुत ज्यादा। और फिर क्योंकि बाली को एक ये बूंद था, उसको आशीर्वाद था ब्रह्मा जी का, तो शीघ्र ही सुग्रीव की हालत खराब होने लगी। बाली बहुत मजबूत था, तो सुग्रीव को लग गया कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो सुग्रीव जो है अपना राज्य छोड़ के, किष्किंधा छोड़ के भाग गया। उसके बाद बाली ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, बाद में भी छोड़ा नहीं, गुस्सा था मन में। लेकिन किसी कारण से, वो आज हम चर्चा नहीं करेंगे, बाली को मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ सकता। वहीं किष्किंधा से थोड़ी दूर एक पर्वत है, आज भी आप जाएंगे कर्नाटका में है, ऋषिमुख पर्वत। तो यहाँ पे बाली को जाना अलाउ नहीं था, अगर वो यहाँ गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके पीछे एक स्टोरी है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे आज। तो इस कारण से बाली वहां नहीं जा सकता था, तो इसलिए सुग्रीव ने वहां पर अपना स्केप गोट, अपना छुपने का स्थान बनाया, और यहीं पे आगे चल के उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। तो इससे लेसन क्या है कि हम देख रहे हैं कि सुग्रीव की ऑलमोस्ट कोई भी गलती नहीं थी,
ऑलमोस्ट जीरो गलती। थोड़ा सा पढ़ने में वो गलत हो गया कि खून किसका है, पर वो तो कोई भी किसी से भी ऐसा हो सकता था। लेकिन बाली ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लेकिन इसका इसका अंत कहाँ हुआ? ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसमें अल्टीमेटली किसका नुकसान हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि आगे चल के क्या हुआ। आगे चल के आ, भगवान राम को जब पता चला कि बाली ने क्या किया है, बाली ने सुग्रीव को हटा दिया, वो तो ठीक है, तब भी एक बात है। लेकिन बाली के अंदर एक ग्रज की भावना आ गई, एक वेंजेंस की भावना आ गई सुग्रीव के प्रति। और सुग्रीव ने बाली ने सुग्रीव की पत्नी उसको अपने पास रख लिया, उसको अपनी पत्नी की तरह उसका उपभोग करने लगा। बल्कि जो छोटे भाई की जो पत्नी है उसको बेटी की तरह माना गया है, और जो बड़े भाई की पत्नी है भाभी, उसको माँ की तरह माना गया है। लेकिन बाली ने ये सब कुछ नहीं देखा, और उसने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास अपनी पत्नी के रूप में रखा और उसको उसको भोगने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, हाँ, या इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया था, हाँ, शुरुआत तो उसने की। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शुरुआत तो सुग्रीव ने की। कई लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं क्यों समझौता करूं, मैं क्यों झुकूं। लेकिन एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग को जब हम सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसको सुलझाने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर हम लोग शांत मन से बैठने को तैयार ही नहीं है, तो ये हमारे फॉल्स ईगो का प्रतीक है, ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। क्योंकि देखो, बाली का अहंकार इस बात से बाहर आता है कि वो ये मान लिया कि उस सिंहासन पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठना चाहिए। और जब उसने सुग्रीव को सिंहासन पे बैठे देखा, तब उसको जो उसके अंदर जो आग जली, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर उसने जो भी कार्य किए, इतना जो थर्ड क्लास का उसने काम किया, अपनी ही बहू को या अपनी ही भाई की पत्नी को अपने पास रख लेना, बहुत थर्ड क्लास का काम है। लेकिन उसमें उसको कोई गलत नहीं दिख रहा था, उसमें उसको कुछ भी गलती नहीं दिखाई दे रही थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग या उसके पीछे मिसकम्युनिकेशन तो एक बात होती है, जो मिसकम्युनिकेशन तो एक एस्पेक्ट है ही। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना या उसको रिजॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो जाता है जब उसमें इन्वॉल्व व्यक्तियों का फॉल्स ईगो या अहंकार ज्यादा है। जितना अहंकार ज्यादा है, उतना उसको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो सुग्रीव तो तैयार था समझाने के लिए, लेकिन बाली रेडी नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? भगवान राम आए और बाली को मार दिया। जब बाली को मार दिया तो बाली बड़ा इमोशनल हो गया। तो इमोशनल होकर उसने बोला भी, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, हे गोसाई, हे इंद्रियों के स्वामी, आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। मारे हो मोहि व्याध की नाई, मुझे आपने व्याध की तरह मार दिया। व्याध मतलब शिकारी। जैसे एक शिकारी एक डियर को मारता है, एक हिरण को मारता है, कैसे मारता है? छुप के मारता है, थोड़ी ना हिरण के समय और हिरण कैसे हो, अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, ऐसे नहीं मारता, छुप के मारता है। तो श्री राम ने भी छुप के मारा पीछे से। तो व्यंग्य कर रहा है बाली कि आप अपने आप को धर्म के रक्षक बोलते हो राम, लेकिन आप मुझे छुप के मारे। यानी धर्म की जो रक्षा करता है वो तो छुप के नहीं मार सकता। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी बन गया, मैं आपका दुश्मन बन गया, और सुग्रीव आपका बहुत प्यारा बन गया, उसके प्रति आपको विशेष प्रेम है। अवगुण कवण नाथ मोहि मारा, तो हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपने ऐसा क्या अवगुण देखा, मेरे अंदर आपने क्या बुराई देखी कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया? तो ये देखिए, बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि हम संसारिक लोगों का ये बहुत बड़ा अवगुण ये है कि हम अपने अवगुण कभी नहीं देख पाते। हमको लगता है कि हम तो दूध के धुले हैं, और सामने वाले के अंदर हमें बहुत अवगुण दिखाई देते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि हम क्यों लोगों को गलत तरीके से जज कर लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और कई बार हम लोग एक्सट्रीम लेवल्स पे जज करने लगते हैं। तो भगवान श्री राम ने उसको एक ही बार में निरुत्तर कर दिया,
पूरी डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण में भी है, बट इसको तुलसीदास जी ने एक सरल भाषा में लिखा है। तो उसमें बता रहे हैं अनुज बधु भगिनी सुत नारी। अनुज बधु यानी कि छोटे भाई की जो पत्नी है, भगिनी, भगिनी मतलब बहन, सुत नारी, सुत नारी यानी कि पुत्र की पत्नी, सुन सुठ कन्या सम ये चारी, और कन्या अपनी खुद की पुत्री, यानी खुद की बेटी, अपने पुत्र की बेटी यानी अपनी बहू, अपनी बहन और अपने छोटे भाई की पत्नी, ये एक समान है। इन्हीं बिलोचन को दृष्टि जोई, इनके ऊपर जो कुदृष्टि डालता है, जो इनको गलत दृष्टि से देखता है, यानी कि जो इनको जिस तरीके से नहीं देखना चाहिए उस तरीके से देखता है, जैसे कि बाली ने देखा, ताहे बधे कछु पाप ना होई, ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगता। तो भगवान राम ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बंदर होते हैं, बंदर माँ बहन और किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबके साथ मिलन करते हैं। तो तुमने भी उस प्रकार की बुद्धि दिखाई है, तुमने अपनी ही भाई की पत्नी के साथ जैसा व्यवहार किया है, तो तुम बंदर के समान हो। तुम दिखने में ही केवल बंदर नहीं हो, तो बंदर ही हो। और एक जानवर को जानवर की तरह ही मारा जाना चाहिए। जानवर के लिए कोई क्षत्रिय के रूल लागू नहीं होते। तो बहुत तेज, बहुत ही तीव्र वाणी में श्री राम ने उत्तर दिया। तो कहने का मतलब है कि हम सोच सकते हैं कि हम अपने डोमिनेंस से या अपने फॉल्स ईगो से टेम्पररी रूप से किसी के ऊपर हैवी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं हमारी स्किल्स के या हमारी क्षमताओं के अनुसार, जैसे बाली हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें लॉस हमारा ही है ना। बाली कितने समय तक राज्य कर पाया? कुछ साल, लेकिन सुग्रीव को कितने लंबे समय तक मौका मिला। तो इसलिए फॉल्स ईगो को साथ में लेकर चलने वाले लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना बड़ा कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। Jenna, it's so good to see you. Uh-huh. Why did you invite me here, Sophie? I have work to get to. Oh, of course. It won't take long. Here, let me grab you a cup of coffee. Are these the same coffees? Yes. All right, well, let's just switch them then. Why? We both have that same conference tomorrow, and I don't trust you. You may have put something in it. Okay. I'll just, okay. So anyways, Jenna, I invited you in here to talk about the report that we were working on yesterday. Got it. Got the email. It's all covered. Yesterday was a long day. Are you sure you don't want any coffee? I can... Not from you. Look, let's just wrap this up, okay? Send me whatever other notes you have. There's a parable about an evil king who went to meet a good king. When invited to stay for dinner, the evil king asked for his plate to be switched with the good king's plate. When the good king asked why, the evil king replied, "You may have poisoned this food." The good king laughed. That made the evil king even more nervous, and he switched the plates again, thinking maybe he was being double bluffed. The good king just shook his head and took a bite of the food in front of him. The evil king didn't eat that night.
What we judge or envy or suspect in someone else can guide us to the darkness we have within ourselves. The evil king projects his own dishonor onto the good king. In the same way, our envy or impatience or suspicion with someone else tells us something about ourselves. Negative projections are suspicions reflecting our own insecurities and get in our way. If you decide your boss is against you, it can affect you emotionally. You might be so discouraged that you don't perform well at work, or practically, you won't ask for the raise you deserve. Either way, like the evil king, you're the one who will go hungry. Okay, so yeah, so the point that we discussed, that ultimately we try to be Bali if we have unnecessary, because of our puffed up nature, unnecessary suspicion on people who care for us, who love us, then ultimately we are going to be the losers. Okay, किसी और ने और भी examples दिए थे. Kunti said Arjun and other brothers to split Draupadi. Yes, that's a kind of misunderstanding. That was more like a miscommunication. I mean, that was a very odd thing to happen. But ठीक है, लेकिन उसके बाद तो पांडवों के बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ. Okay, और किसी ने कोई example नहीं बताया. All right. But there are many such examples. If you see in the scriptures, there are so many examples like that. So one example which of course turns out is, and it's a very odd thing to happen. तो जब सीता, राम और लक्ष्मण वन में जाते हैं, तो दूसरे दिन वो लोग श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं. श्रृंगेरपुर was the place of fishermen and hunters. तो वहाँ के जो राजा है उसका नाम रहता है गुहा. राजा यानी कि छोटा सा विलेजेस है, कुछ विलेजेस का ग्रुप है श्रृंगेरपुर, गंगा के किनारे. तो वहां पे ये जो गुहा है, ये भगवान राम से पहले से परिचित था, उसकी थोड़ी मित्रता थी श्री राम से. तो श्री राम जब वहां पे आए लक्ष्मण और सीता के साथ, तो गुहा ने उनको ऑफर किया कि आप 14 साल के लिए यहीं पर राज्य कर लीजिए. तो श्री राम ने बताया कि देखो, मुझे वन में रहना है, मैं किसी गांव के अंदर भी नहीं जा सकता. तो फिर गुहा को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उनको वहीं जंगल में ही एक पेड़ के नीचे घास के बिस्तर बनाने पड़े, राम लक्ष्मण और सीता के लिए. राम सीता साथ में, लक्ष्मण का थोड़ी दूर पे, क्योंकि वो लोग गांव के अंदर नहीं जाएंगे. तो दुख हो रहा था उसको, लेकिन क्या कर सकते हैं. तो सीता राम सोने के लिए चले गए, लेकिन लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं. तो गुहा उनके पास में आके बोले कि लक्ष्मण आप भी विश्राम कर लीजिए. तो लक्ष्मण ने बोला नहीं, राम और सीता विश्राम करेंगे, मैं इनकी रक्षा करूंगा रात भर जागकर. तो गुहा ने उसको यकीन दिलाया कि देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं, मेरे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो रात भर यहाँ पे पहरा देंगे, आप विश्राम करिए. तो लक्ष्मण ने समझाया कि नहीं, ये मेरा संकल्प है कि मैं कभी भी रात के समय पे विश्राम नहीं लूंगा. तो गुहा को ये बात थोड़ी जमी नहीं, थोड़ा अजीब सा लगा उनको. ऑफ कोर्स कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं रात भर जाग के जो है अपने भाई और भैया के भाभी की रक्षा करूंगा, तो बहुत अजीब सा लगेगा सुनने में. तो गुहा को भी बड़ा अजीब सा लगा. ठीक है, लेकिन वो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं. तो गुहा थोड़ा दूर जाके झाड़ियों के पीछे बैठ के देखने लगा. ये एक कमेंट्री में आता ही है रामायण की. तो गुहा देखने लगा कि लक्ष्मण कर क्या रहा है. तो थोड़ी देर के बाद तो लक्ष्मण के हाथ में बाण था, धनुष बाण को बिल्कुल रेडी करके रखते थे लक्ष्मण. कभी कोई असुर आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए तो तुरंत मारना है. और वो पेट्रोल करते रहते थे, चलते रहते थे इधर उधर. तो उनकी बाण की दिशा को वो देख रहे थे, चारों तरफ से पेट्रोल कर रहे थे. तो फिर उन्होंने कुछ समय के बाद अपना धनुष का जो निशाना है, अपना बाण का जो निशाना है, वो राम की तरफ कर दिया. तो ठीक उनका बाण जो है श्री राम की छाती पे था, कि वो कभी भी अगर वार करेंगे तो श्री राम की छाती पे लगेगा. तो जब ये चीज गुहा ने देखी, गुहा बिल्कुल हैरान हो गया कि ये क्या बात हो गई, कि श्री राम को क्या मारने के लिए लक्ष्मण आया है. क्या लक्ष्मण ने जानबूझ के अयोध्या इसलिए छोड़ दी ताकि मौका देके राम को मार दे. तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स. बहुत सारी थ्योरी गुहा ने अपने मन में बना ली. अच्छा, शायद लक्ष्मण भरत का आदमी हो सकता है,
या वो राम को यहाँ पे मारेगा, भरत को वहां मारेगा और फिर राजा बन जाएगा। बहुत सारे उसने कॉन्सेप्शंस बना लिए, बहुत सारी थ्योरीज अपने मन में बना ली, और उसको ये विश्वास हो गया कि लक्ष्मण जरूर राम को मारने वाला है। तो गुहा ने अपने धनुष और बाण तैयार कर लिए, तो उसने अपना पूरा एम जो है, अपना निशाना लक्ष्मण पे बांध दिया। तो उसने ये सोचा अगर लक्ष्मण ने अपना हाथ भी हिलाया, अगर धनुष की प्रत्यंचा खोली, मतलब उसको चढ़ाने का प्रयास किया, तुरंत मैं उसको मार दूंगा, उसको बिल्कुल श्री राम को छूने नहीं दूंगा। तो ये गुहा का विचार था। तो गुहा का विचार था, गुहा इस प्रकार से सोच रहा था। वहीं गुहा के कुछ सैनिकों ने देखा कि गुहा झाड़ियों के पीछे छुप के लक्ष्मण की ओर निशाना कर रहा है। तो गुहा के सैनिक जो थे बड़े हैरान हो गए कि हमको ये बोले कि तुम इनकी रक्षा करना, और ये खुद जो धनुष बाण लेकर वहां पे इस प्रकार से कर रहे हैं। तो उन सैनिकों को ये शक हो गया कि कहीं गुहा जो है वो भरत के साथ मिला हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुहा पहले लक्ष्मण को मारेगा, फिर राम को मारेगा, और फिर भरत के साथ जो है राज्य को भोगेगा। तो सारे सैनिकों को ये शक हो गया, उन्होंने ये थ्योरी बना ली, उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि गुहा कहीं ना कहीं भरत के साथ मिलके लक्ष्मण को मारना चाहता है, और अभी ये लक्ष्मण को मारने वाला है। तो सारे सैनिकों ने अपने बाण जो है गुहा की तरफ कर दिए कि अगर गुहा ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, उसने अपने एरो को पीछे ले गया, तो तुरंत हम लोग हमला कर देंगे। तो देखिए सीताराम सो रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करिए सीन को, गंगा बह रही है पास में, सीताराम आराम से विश्राम कर रहे हैं, और लक्ष्मण उनकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन गुहा को लग रहा है कि लक्ष्मण हत्यारा है, और गुहा राम और सीता के रखवाली करना चाहते हैं, लेकिन उसी के सैनिकों को लग रहा है कि गुहा जो है लक्ष्मण को मारना चाह रहा है। तो कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कुछ समय के बाद लक्ष्मण का जो तीर था उन्होंने किसी और दिशा में मोड़ लिया, क्योंकि लक्ष्मण तो केवल ऐसे चल रहे थे, तो बाई चांस उनका जो तीर है वो उन्होंने राम की तरफ कर दिया था। जैसे बाई चांस हम लोग कहीं भी चलते रहते हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का। तो फिर वो दोबारा आगे पीछे होने लगे, तो गुहा को रियलाइज हुआ कि अरे भाई ये तो मैं बेवकूफी कर रहा था, ये तो मेरा गलत धारणा थी, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लक्ष्मण का ऐसा कोई मन नहीं है राम को नुकसान पहुंचाने का। तो फिर गुहा ने अपने बाण नीचे कर लिया। तो जब गुहा ने अपने धनुष बाण नीचे कर लिए, तो उनके सैनिकों को पता चला कि अरे ये तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये तो हमारी गलती हो गई। गुहा जो है वो कोई लक्ष्मण को मारना नहीं चाहते थे, वो तो पता नहीं क्या कर रहे थे, पर कुछ तो कर रहे थे, और उन्होंने अपने बाण नीचे कर लिए। तो सैनिकों ने भी अपने बाण नीचे कर लिए। तो कहने का मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर भी किसी भी स्थान पे हो सकती है। एक ही परिवार में जो भाई है, सालों से भाई है, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और इसका मैसिव इंपैक्ट हो सकता है, बहुत मैसिव इंपैक्ट हो सकता है। आप में से जो लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़े हैं वो जानते हैं, एक समय आया था कि रशिया के एक सोल्जर को रडार पे दिखा कि अमेरिका की, जब कोल्ड वॉर अपने टाइम पे थी, कि अमेरिका की जो एटॉमिक मिसाइल्स हैं वो रशिया के रीजन की तरफ आ रही हैं, रडार में दिख रहा है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक वॉर चालू हो रहा है। तो अगर वो मैच्योर नहीं होता तो वो भी ये खबर आगे देता, हाँ हाँ वो एटॉमिक, उन लोगों ने मिसाइल्स छोड़ दिए हैं, हम लोग को भी छोड़ना चाहिए, वो अपने सीनियर्स को बोल देता, और स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। लेकिन उसने कंप्यूटर के ऊपर बिलीव नहीं किया, उसने थोड़ा समय लिया, उसने दोबारा सिस्टम चालू किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया। तो जब दोबारा चालू किया तो दिखा कि रडार में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा असली में नहीं हुआ था, कोई और प्लेन्स जा रहे थे वहां पे। तो कहने का मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मुख्य कारण क्या है कि हम अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सिचुएशन को एनालाइज करना जानते हैं, ऐसा हम समझते हैं, पर सच्चाई बहुत अलग हो सकती है। एक बहुत अच्छे फिलोसफर है कृष्णमूर्ति, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस इज टू ऑब्जर्व विदाउट इवेलुएटिंग। उन्होंने बोला मैं सबसे ऊंची बुद्धि उसको मानता हूं जो ऑब्जर्व करता है, यानी देखता है, समझता है, लेकिन इवेलुएट नहीं करता, मतलब तुरंत रिजल्ट पे नहीं आता, फटाफट जजमेंट पे नहीं आता, आर या पार। तो ये आर या पार जो है ये काम जनरली लाइफ में नहीं चलता है। जनरली लाइफ में हमको कुछ मिडिल का कुछ मॉडरेट हमको रास्ता निकालना पड़ता है, आर पार का नहीं होता।
या तो तुम मेरी हो, नहीं तो किसी और की नहीं, है ना? ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं, या तो तुम अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो पाओगी। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीजें कर देते हैं, है ना? क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर किसी का मान लो अपने माता पिता के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो एकदम एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, घर छोड़ के भाग गए, कुछ ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, स्क्रिप्चर्स में, खासकर भरत के साथ क्या हुआ है, एटसेट्रा। तो आज हम लोग उस इतने एग्जाम्पल्स पे नहीं, अब उसके सॉल्यूशंस पे थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है कि पहला, हमें ये समझना है कि अवर इंटेलिजेंस इज लिमिटेड। इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस टू डू मिस्टेक्स, जैसे हम बोलते हैं ना, टू अर्र इज ह्यूमन। तो इसलिए हमारे द्वारा समझने वाली, हम जिसको समझते हैं रियलिटी, इट मे नॉट बी द रियलिटी, इट इज ओनली वन परसेप्शन। इसलिए हमको सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग, यानी सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए और खुद सुनने का प्रयास करना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों किए, या आप ऐसा क्यों बोले, आपने मेरे बारे में इस तरह क्या उनको बोला क्या, या मैं ऐसा सुन रहा हूं। इस बात को ओपनली कम्युनिकेट करना, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार के अधिकतर रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। कई बार हम लोग कम्युनिकेशन को ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। जैसे एक हमारे सीनियर थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू एक्सप्रेस्ड योर लव टू योर मदर। अब माँ जो है हमारे लिए सालों से सेवा की जा रही है, सालों से ब्रेकफास्ट बना रही है, लंच बना रही है, डिनर बना रही है, सब कुछ की जा रही है, और हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि तो माँ तो ऐसा करेगी ही। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी समय निकाल के माँ को एक धन्यवाद तो देना चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं कर सकते तो ये सभी बात सभी रिश्तों में लागू होती है। सभी रिश्तों में रेसिप्रोकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रोफेशनल सेटअप की बात करें, एक ऑफिस में भी बात करें, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको आपके जूनियर्स की ही परवाह करनी है, कई बार सीनियर्स की भी परवाह करने की आवश्यकता होती है। कई बार सीनियर्स भी बहुत प्रेशर में होते हैं, तो एक बार एक छोटा सा स्माइलिंग फेस के साथ, बॉस इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू, एक छोटा सा स्टेटमेंट भी कई बार कई व्यक्तियों के लिए एक रिलीफ का काम कर देता है। ये मैंने अपने आंखों से खुद होते हुए देखा है प्रोफेशनल लाइफ में। तो कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना सीखना चाहिए। हम सब बोलना चाहते हैं, हर व्यक्ति संसार में बोलना चाहता है, बोलने में वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। भारत में आप एक पान वाले के पास भी चले जाओ, उससे जाके पूछो आपको क्या लगता है भगवान कौन है, या आपको क्या लगता है आध्यात्मिक अनुभूति कैसे होगी, वो भी आपको लंबा चौड़ा लेक्चर दे देगा, वो भी अपना एक बहुत अच्छा आपको कथा सुना देगा। तो बोलने में खासकर हिंदुस्तानी बहुत आगे है। तो एक अच्छी बात, एक पुरानी को प्रोवर्ब है कि भगवान ने हमको एक मुंह दिया है और दो कान दिए हैं, एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं, तो हमको इनका प्रयोग भी उसी अनुपात में करना चाहिए। वी शुड यूज देम इन द सेम रेशियो। जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा सुनना चाहिए मौका, और खासकर रिलेशनशिप्स में जब हम भावनाओं में बह के, क्रोध में बह के, या लोभ में बह के कई बार बहुत कुछ बोल बैठते हैं, बहुत कुछ हम एक्शन ले बैठते हैं, फिर बाद में हमको पछताना पड़ता है। इसलिए एक्टिव लिसनिंग कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। तो हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों में आजकल जो है रिलेशनशिप्स बहुत उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने ऐसा सुना था एक जगह कि किसी पति ने देखा कि उसके पत्नी के व्हाट्सएप में वो किसी लड़के से बात कर रही है, और वो उन लोगों के फोटोज हैं साथ में, ये वो बहुत जगह घूमने के भी फोटोज हैं उसमें। तो उसने पूछा नहीं उससे कि ये कहाँ से आए, क्या है, ये है वो है, कुछ नहीं पूछा, और उसने जो है डायरेक्ट एक्शन, क्योंकि हम लोग इतने मूवीज देखते हैं, एक्शन मूवीज सलमान खान की, और ये तो हम लोग को हमारे खून में ये डाला जाता है कि जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो उसने उसके खिलाफ कुछ कर दिया, कुछ वायलेंस कर दी। तो बाद में पता चला कि वो उसके दूर का एक भाई था, बहुत सालों बाद वो लोग मिले होंगे, कहीं पे गए होंगे, और इन जनाब ने कुछ और ही थ्योरी बना ली। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में गुहा के साथ जो हुआ, या फिर सुग्रीव के साथ जो हुआ। तो इसलिए थोड़ा मौका देना चाहिए, तुरंत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हुए जज नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए।
अजमल कसाब जैसे लोगों को भी इस देश में उनकी बात रखने का मौका दिया जाता है। नहीं, कसाब जो कि साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि गोली चला के मार रहा था 2008 के अटैक में, 2008 या 2006 मतलब बॉम्बे के अटैक्स में, उसको भी मौका दिया गया अपनी बात रखने का। तो कम से कम हम जिसको सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस परिवार के व्यक्ति ने या इस किसी भी व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया है या कुछ गड़बड़ की है, कम से कम एक मौका तो उसको देना चाहिए एक्सप्लेन करने का। तो ये पहला बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तो इसमें दूसरा है, डोंट जस्ट सी द एक्शंस बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस। क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज्यादा आउटपुट आधारित है। हम लोग हमेशा देखना चाहते हैं कि हमको क्या मिला, हमारा क्या फायदा हुआ, हमारा क्या नुकसान हुआ। हर चीज में फायदा नुकसान, हर चीज में फायदा नुकसान। लेकिन एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इंटेंशन। किस इंटेंशन से वो किया गया। कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका दुश्मन हो, आपका अहित चाहता हो, लेकिन बाहरी तौर से दिखाने के लिए वो आपका हित कर रहा हो। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका हितैषी हो, आपका शुभचिंतक हो, लेकिन उससे कुछ गलती हो गई हो जो दिखने में आपका अहित करते हुए दिखे। तो इसलिए इंटेंशन को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक्शंस पे नहीं जाना चाहिए कि ठीक है ऐसा व्यक्ति ने, फलाना व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, फलाना व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसी बात बोली, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ऐसा क्यों किया होगा। उसके इंटेंशन को समझने का प्रयास करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और तीसरा है टॉलरेंस। If we want any long-lasting relationships, we must be ready to tolerate all the difficulties for many times. किसी भी रिश्ते में सहिष्णुता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि no one is perfect here. हम सभी लोग imperfect हैं। कोई पूरी तरह ब्लैक नहीं, पूरी तरह व्हाइट नहीं, सब लोग ग्रे हैं। We all are shades of grey. तो इसलिए ये तो हमेशा होगा ही कि हमारे imperfect नेचर के कारण हम लोग कई बार ऐसी चीजें कर बैठेंगे जो सामने वाले व्यक्ति को ऑफेंसिव लग सकती है, उसको बुरा लग सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, इवन अगर हमारा बहुत अच्छा इंटेंशन है तो भी। तो इसलिए थोड़ा सा हमको टॉलरेट करना चाहिए। थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे दूसरों ने मेरे को टॉलरेट किया है, बचपन से माता पिता हमको टॉलरेट कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हमको टॉलरेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा हमें दूसरों को भी टॉलरेट करने का एक लेवल तक, एक मर्यादा तक उसको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम लोग कभी भी किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे हाल ही में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो मुझे बोले कि उनकी पत्नी तो उनके लिए आइडियल पार्टनर नहीं है। पर रियलिटी है कि कोई किसी के लिए आइडियल पार्टनर नहीं है, जब तक कि व्यक्ति पूरी तरह रियलाइज स्पिरिचुअल व्यक्ति ना हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खोट है। तो जितने भी बेस्ट रोमियो जूलियट की भी अगर आप रियलिटी वाली कहानी अगर होती, अगर रोमियो और जूलियट असली में होते तो वो भी लड़ रहे होते किसी न किसी बात पे। तो किसी भी रिश्ते में, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पुत्र पिता का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में, चाहे बॉस एक एम्प्लॉय का रिश्ता हो, कुछ ऊपर नीचे होना निश्चित है। जहाँ पे दो बर्तन होंगे वहाँ थोड़ी आवाज तो होगी। तो लेकिन थोड़ा सा जो टॉलरेंस बनाना ही पड़ेगा। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर चीज आइडियलिस्टिक चले, हर चीज यूटोपियन चले, तो वो तो नहीं होने वाला। फिर एक और है पेशेंस। नेक्स्ट है पेशेंस, कि हम जान रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति, उसका इंटेंशन अच्छा है पर उसकी हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं है, या उसकी अपब्रिंगिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे वो इस इन टेंडेंसीज को ओवरकम कर पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस होना आवश्यक है। और चौथा है आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ। हमको ये आना चाहिए कि हमारे मन में जो बात है उसको हम कैसे सामने वाले व्यक्ति तक सही रूप में पहुंचा दें। उसको सही रूप में पहुंचाना बहुत आवश्यक है। तो कई बार हमारी गलती नहीं होती है, हम लोग इनोसेंट होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जब मुझसे बात करना शुरू करेगा तब मैं बात करूंगा, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम जानते हैं कि हमारी मिस्टेक नहीं है, और या फिर हम सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, तो बेटर है कि हम कम्युनिकेशन शुरू करें और अपने एस्पेक्ट को, अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचा दें। तो वो थॉट्स एक्सचेंज होने से बहुत सारी जो धुएं हैं,
जैसे कि जब सन आता है, जब सूर्य को रोशनी आती है, तो बादल अपने आप हट जाते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर नॉलेज है, जहाँ पे क्लैरिटी है, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप हट जाती है। जब सामने वाला व्यक्ति देखता है कि ही इज रेडी टू शेयर हिज आर्ट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही हट जाती हैं। तो इसलिए कई बार बीइंग द फर्स्ट मूवर, है ना, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूं, मैं समझौता कर रहा हूं। नहीं, हमें समझना है कि मेरे लिए वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन बीइंग राइट। तो इसलिए लेट मी टेक द स्टेप फर्स्ट, है ना। उसमें कोई हार जीत की बात नहीं, कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप टूटता है तो उसमें मेरा भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। तो इसलिए किसी भी संबंधों में अगर हम इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखें तो हम काफी हद तक इसको क्लैरिटी को अचीव कर सकते हैं। और ये तो बात है कुछ टेक्निक्स की, और ये आपको बहुत जगह मिलेगा भी ऐसे। और स्क्रिप्चर्स एक बात भी बोलते हैं, जैसे 11th कैंटो में जब स्क्रिप्चर बता रहा था आपको एक श्लोक का, कि हमको समझना है कि हर व्यक्ति अपने अपने मोड ऑफ नेचर के अनुसार कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति का एक सर्टेन प्रारब्ध है, उसका पहले उसने कुछ कर्म किए हैं, उसको फल मिल रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर मेंटेलिटी है, और उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। मैं अपने उसके अनुसार कार्य कर रहा हूँ। तो जब तक कि मैं उसकी अथॉरिटी नहीं हूं, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उसको जज करूं और उसके बारे में कुछ जो है एक्शन लूं। जैसे मान लीजिए मुझे रास्ते में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति जो है वो चोरी करने का प्रयास कर रहा है, तो बेस्ट ये है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, है ना, क्योंकि पुलिस इज द राइट अथॉरिटी टू टेक केयर ऑफ दैट, है ना। क्योंकि हम अगर जाएंगे फिर हम उसके लिए ट्रेन नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक मर्यादा के ऊपर बात आ जाती है, एक लेवल के ऊपर आ जाती है, तो फिर देन वी हैव टू समटाइम्स एस्केलेट द अथॉरिटी। तो कई बार हमको उसके ऊपर जाना पड़ता है, पर सामान्य तौर पे हमको ये जानना चाहिए कि कौन करेक्ट कर सकता है, कब करेक्ट कर सकता है, और किस स्थान पे करेक्ट कर सकता है। करेक्शन को भी सही देश, काल और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई आपके पड़ोस का कोई बालक है, तो वो बहुत सारा चॉकलेट खा रहा है, तो ये नहीं कि आप आके उसको डांटने लगे, तुम बहुत चॉकलेट खाते हो यार, क्या बात है, पापा के पास बहुत पैसा है क्या? नहीं, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको उसके पापा को जाके कभी ठंडे दिमाग से बोलना चाहिए कि शर्मा जी, आपका लड़का चॉकलेट बहुत खाता है, क्या बात है। तो उसको बोलने का एक तरीका है, तो वो प्रॉपर तरीके से करेक्शन करने से, क्योंकि करेक्शन तो करना है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, और एक अच्छे दोस्त को, एक अच्छे वेलविशर को चाहिए कि सामने वाले की कमियों को उजागर करे, ताकि वो धीरे धीरे उसको ओवरकम कर सके। पर उसको बताने का एक तरीका होना चाहिए, उसको बताने का सही देश काल परिस्थिति होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं स्क्रिप्चर्स में भी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, इवन रामायण में भी। तो कई बार लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो जाते थे, कई बार सीता भी गुस्सा हो जाती थी, है ना, पर श्री राम शांत रहते थे, है ना, क्योंकि राम जानते थे कि ये लोग बहुत सह रहे हैं, ये लोग वन में कितना कुछ सह रहे हैं, इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है, तो चुप रह जाते थे, सह लेते थे, इंतजार करते थे सही अपॉर्चुनिटी का, और तब फिर उनको बताते थे। तो जब भगवान सह लेते हैं तो फिर हम लोग किस खेत की बोलिए, हमको भी थोड़ा सा सहना आना चाहिए। तो भगवान अगर सहने को तैयार हैं तो हमको भी थोड़ा सहना पड़ेगा, क्योंकि हम भी दूसरों के जीवन में कभी ना कभी, चाहे अनचाहे, कुछ ना कुछ तकलीफों का हम कारण बनते ही हैं। तो इसलिए अगर हम इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करें तो हम, ये तो नहीं होगा कि हमारे रिश्तों में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम उनको काफी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी काफी आसानी से, अगर हम लोग मैच्योरिटी के साथ इन स्टेप्स पे काम करें। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है या कोई एक्सपीरियंस है इस बारे में, तो जरूर बता सकते हैं। सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट है ही आप लोग, तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो। कोई नहीं है? हेलो सर। हाँ, यस, हरे कृष्ण गुंजन। हेलो सर, आई एम गुंजन। यस सर, ओके, आपने और बताया सर जैसे टॉलरेंस इम्पोर्टेंट है, पेशेंस होना चाहिए। ओके सर, तो जी। इन सबको डेवलप कैसे किया जाए सर?
ये बताइए सर। ओके, इनको डेवलप कैसे किया जाए। ऑल राइट, थैंक यू गुंजन। तो जैसे बात रही टॉलरेंस की, टॉलरेंस को कैसे डेवलप किया जाए या पेशेंस को कैसे डेवलप किया जाए, है ना। तो एक स्क्रिप्चर इसका नाम है उपदेश अमृत। उपदेश अमृत में बताया गया है कि अगर किसी को स्पिरिचुअल पाथ में सक्सेसफुल होना है तो उसको 6 चीजों की बहुत आवश्यकता है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धति। ये 6 चीजों से भक्ति प्रसिद्ध होती है, आगे बढ़ती है। तो उत्साह निश्चय धैर्य, तो जो पेशेंस कैसे आएगा व्यक्ति का, जब उसको उसकी गोल की इंपॉर्टेंस पता है और उस गोल तक पहुंचने के लिए आने वाली समस्याओं का उसको समझ है ना। जैसे मानो अगर किसी को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में बैट्समैन बनना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन वहां पे पहुंचना बहुत ग्लोरियस है ना? तो कोई गली क्रिकेटर है तो वो अगर ये सोचे कि ठीक है, इस साल के अंदर मैं इंडिया की टीम के लिए खेलूंगा, नहीं तो मैं क्रिकेट खेलना बंद कर दूंगा, तो अगर वो इस प्रकार से सोचेगा तो ये बहुत इमेच्योरिटी है। तो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इसका गोल क्या है, पर उसको ये भी पता होना चाहिए, है ना, कि अभिधेय क्या है और अभिधेय की स्थिति कैसी है, मतलब उसका पाथ कितना मुश्किल है या उसका पाथ उसके अंदर क्या डायनामिक्स इन्वॉल्व है। तो पेशेंस ओवरऑल लाइफ में कब आता है, जब व्यक्ति थोड़ा सत्वगुणी होता है, जब व्यक्ति श्रेयस लॉन्ग टर्म का सोच पाता है, व्यक्ति देख पाता है कि 5 साल बाद मुझे क्या करना है, 10 साल बाद मुझे क्या करना है, मृत्यु के बाद मुझे क्या करना है ना, तब उसके अंदर पेशेंस आता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या है, हम लोग बिल्कुल भी श्रेयस नहीं, हम लोग प्रेयस वाले लोग हैं। हमको फटाफट चाहिए, हमको फास्ट डिलीवरी चाहिए, फास्ट पिज्जा चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, फास्ट मोबाइल में फटाफट सब कुछ, 2 GB रैम 3 GB रैम सब कुछ तेज चाहिए। हम लोग पेशेंट लोग नहीं हो रहे आजकल, है ना। तो इसलिए हमको धीरे धीरे सत्व गुण को वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना। हमारे लाइफस्टाइल को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले बात की है कैसे सत्व गुण को डेवलप करें। हमारे लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि हम सत्व गुण में आ सकें, है ना। हमको थोड़ा सुबह उठना चाहिए। वी शुड चैंट दिस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस मंत्र मेडिटेशन। हम लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये सब सत्वगुण की एक्टिविटी होती है ना। ऑफ कोर्स हरि नाम इज शुद्ध सत्वगुण, बट एनीवे, है ना। तो ये सब से, क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो या सपोज अगर आप जॉगिंग पे जा रहे हो, है ना, तो तब यू आर नॉट गोइंग टू चेक द मोबाइल फोन एंड यू आर गोइंग टू बी इंडल्ज इन समथिंग, जो जैसे वीडियो क्या होता है, हर कुछ मिली सेकेंड्स में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तब वो चीज वीडियो बनती है ना। तो ये सब हमारे अंदर, ये मिलेनियल जनरेशन जिसको बोलते हैं, हम लोग मिलेनियल्स हैं, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग फोकस नहीं कर सकते एक स्क्रीन पर, एक ऑब्जेक्ट पर। तो मेडिटेशन इज द वे विच कैन रियली हेल्प टू इंक्रीज द पेशेंस। और जब तक पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि टॉलरेंस, खासकर जब एजिटेशन, बहुत एजिटेटिंग सिचुएशन है, बहुत क्रोध आ गया या बहुत अपसेट हो गया व्यक्ति, तो उस समय उसको अगर लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल कर पाना या उसको सही दिशा दिखा पाना। तो ये हमने पहले भी बोला है कि इस मेडिटेशन को बहुत सीरियसली, अगर देखिए ये सब बातें जो हैं ये थ्योरेटिकल हैं, जब तक आप उस मेडिटेशन को नहीं करेंगे, है ना, वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। कृष्णा टेलिंग इन गीता, भक्त्या माम अभिजानाति, कृष्ण को आप केवल ज्ञान से नहीं समझ सकते, केवल आप पढ़ के सुन के नहीं समझ सकते, भक्ति से ही आप समझ सकते हैं, है ना। ओनली बाय लविंग डिवोशन सर्विस, है ना। सपोज एक लड़का है, वो एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है, तो उसने इस लड़की के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वो कहाँ से है, उसका पूरा बायोडेटा, उसके पीछे पूरा एक वो लगा दिया उसने, डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स को लगा दिया, उसका सारा जानकारी ले लिया, बहुत अच्छी बात है, दैट मे बी हेल्पफुल। लेकिन जब तक वो उसके प्रति इसका सेवा भाव नहीं आता, until and unless he is sacrificing himself for her, why she will accept her offer। तो ऐसे ही भगवान के बारे में हमें केवल जानना नहीं है, हमको डायनामिकली उनके लिए कुछ करना है, हमको इन्वॉल्व होना है। तो इसके लिए स्क्रिप्चर्स रिकमेंड कर रही हैं, भगवत गीता में भगवान रिकमेंड कर रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानति, मन मना भव मत भक्तो, मन को मुझ में लगाओ, है ना।
तो ये अगर हम जब तक मंत्र नहीं करेंगे, मन को भगवान में नहीं लगाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितनी भी हम अच्छी बातें आपको बोल दें, कितना भी आप गीता सुन लें, 1-2 दिन के बाद फिर वो चला जाएगा। तो इसलिए वो उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। जितना सुनना जरूरी है उतना ही प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। इसलिए प्लीज ये जो मेडिटेशन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 10 मिनट यानी 108 टाइम्स मिनिमम, सुबह शाम रात जब टाइम मिले, अगर हो सके तो आइडियली सुबह आप करें, माला पे करें, बिना माला के करें, जैसे भी करें, यू विल सी द इम्पैक्ट इन फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, केवल स्क्रिप्चर के आधार पे नहीं। और बहुत से लोग है ना, लाखों लोग संसार में ये कर रहे हैं और उन्होंने अनुभव किया है। तो यू कैन वर्क ऑन दिस, स्पेशली द मेडिटेशन एंड योर लाइफ स्टाइल, देन ग्रेजुअली इट विल कम। ओके, सो बी पेशेंट टू हैव पेशेंस। पेशेंस भी एक दिन के अंदर नहीं आ सकता, समय लगेगा थोड़ा। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ऑल राइट, सो हम लोग ओके। मानस प्रभु, यस, अनम्यूट करके पूछ लो मानस जी। अपरूपा, यस यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। My question is कि हम कंफ्यूजन से कैसे निकले? कंफ्यूज स्टेट से कैसे निकले? बहुत कंफ्यूजन होता है ना उनमें, ये करना है या फिर वो करना है, क्या करना है? जी जी, ओके। तो अपरूपा, सपोज कीजिए आपने बचपन में एक पोएम पढ़ी होगी, इसका नाम है द रोड नॉट टेकन या द रोड लेस टेकन। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे पोएम। सपोज आप एक जंगल से एक छोटे गांव की तरफ जा रही हैं, छोटा सा गांव है, तो आप गए, तो वहां उस जंगली रास्ते से फिर 2 रास्ते निकले, उस पगडंडी से, उस कच्चे रोड से 2 रोड निकल रहे हैं। अब आप पहली बार इस गांव में जा रहे हैं, अब आपको पता नहीं कि भाई कौन सा जो रास्ता है वो गांव की तरफ जाएगा और कौन सा रास्ता है जो जंगल में आगे चला जाएगा, आपको पता नहीं। तो आप ही मुझे बताइए, आप कैसे वो रास्ते को पता करेंगे? जस्ट इमेजिन यू, आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए सिचुएशन में। आप मुझे खुद बताइए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप, हाँ, अगर आप बोलना चाहें तो यस यू कैन स्पीक, अदरवाइज ओके सर, ओके, लेट मी जस्ट आंसर द थिंग फॉर यू। या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले किसी हेल्प को देखेंगे कि भाई कोई आसपास कोई गांव वाला है क्या, कोई व्यक्ति है कि कहीं दूर दराज पे, हम आवाज लगाएंगे, अरे कोई है ना, कि अगर कोई व्यक्ति होगा तो हम उससे पूछ लेंगे, वो तो बेस्ट है ना। क्योंकि जो व्यक्ति अनुभव रखता है कि सड़क कहाँ जाती है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमारे लाइफ में हमें कोई डायलेमा है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमें उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। जैसे आपको डायलेमा है कि मैं कौन से 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लूं, तो आप एक करियर काउंसलर से गाइड ले सकते हैं। आपको डायलेमा है कि मैं कौन सी दवाई खाऊं, तो आप डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं। आपको डायलेमा है कि मैं कौन सी स्क्रिप्चर पढूं, कौन सा मंत्र मेडिटेशन करूं, तो आप जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, है ना, हम लोगों से थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। तो ऐसे उस फील्ड के, उस पर्टिकुलर फील्ड के व्यक्ति से आपको गाइडेंस लेना चाहिए जो उसमें अनुभव रखते हैं, क्योंकि अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दूसरा, मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, अभी सपोज कोई है ही नहीं आसपास, तो क्या करेंगे? तो फिर वही बात है कि इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, है ना। हम ये देखेंगे कि कौन से रास्ते में घास कम है, कहाँ पे जाने का चांस हमको लग रहा है कि रास्ता ज्यादा जाता होगा, तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने की स्थिति में नहीं है, तो फिर हमें अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना पड़ेगा, पर उसमें बहुत रिस्क है। इसलिए बेटर है कि एक ऐसा व्यक्ति को हम ढूंढें जो हमारी जेन्युइनली हेल्प कर पाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। So that will be better. That will really help us to erase out the confusion. Okay. Okay. मानस प्रो का प्रश्न है, ओके, या यस अपरूपा, आप कुछ और बोल रहे हैं? या
आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, शायद कनेक्शन चला गया। ठीक है। मानस प्रो पूछ रहे हैं कि क्या वेद और उपनिषद एक ही हैं, और कौन से स्क्रिप्चर्स में श्रेय और प्रेत प्रेत आई थिंक प्रेया लिखा होगा, शायद प्रेया आता है। ओके, तो वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद आता है विद धातु से। आप लोग हिंदी में एक शब्द जानते हैं विद्या, विद्या आता है विद धातु से। विद धातु का मतलब है टू नो, जानना, ज्ञान, है ना। तो वेद मतलब प्रमाणिक ज्ञान, कोई भी ज्ञान जो प्रमाणिक है वो वेद है। तो वेदों में कई प्रकार के विचार होते हैं, कई प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो उपनिषद है, तो बेसिकली पहले वेद एक ही था, उसको वेद व्यास जी ने एक्सपैंड किया, क्योंकि कलयुग में जो है लोग सुन के समझ नहीं सकते, याद नहीं रख सकते, श्रुतिधर नहीं होंगे, तो उनके लिए लिखित करने की आवश्यकता है। तो वेद व्यास जी ने उसको देखते हुए अलग अलग वेदों के जो ब्रांचेस हैं उनको अलग अलग लोगों को दिया। जैसे देखो, भारत में जो टेक्निकल एजुकेशन है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो ऑल इंडिया टेक्निकल व्हाट इज कॉल्ड एआई समथिंग इट इज कॉल्ड टेक्निकल यूनिट के अंदर रहते हैं। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो एक मेडिकल अथॉरिटी के अंदर रहते हैं, है ना। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अथॉरिटी है उसके अंडर रहते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग प्रकार की जो नॉलेज है उसके लिए अलग अलग अथॉरिटीज या आचार्य बनाए गए। तो ऐसे ही वैदिक स्क्रिप्चर्स को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। जो कर्म मीमांस है, कर्म कांड है, उसको जैमिनी को दिया गया। जो योग सूत्र है वो पतंजलि को दिए गए। ऐसे अलग अलग आचार्यों को बनाया गया जिनकी जिम्मेदारी थी उसको और एक्सपेंड करने का, है ना। तो उपनिषद बेसिकली वो हिस्से हैं या वो यूनिट्स हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स के, है ना, मेन श्रुति के, जो ये कोर वैदिक नॉलेज को स्प्रेड करते हैं। जैसे बहुत सारी उपनिषद हैं, चांडोक्य उपनिषद, गोपाल तापानी उपनिषद। तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन अभी आज के जमाने में कुछ ही उपनिषद अवेलेबल हैं, बाकी समय के साथ वी हैव लॉस्ट देम, मोस्ट ऑफ देम। और श्रेयस और प्रेयस मतलब एक आइडियोलॉजी है। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म, प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म। अभी बंदा को जाइए काम होची रोसे करी ओके, तो ये एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी है। तो कोई भी चीज में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट तो होता ही है। तो वो श्रेयस और प्रेयस स्क्रिप्चर्स में है हर जगह पे, है ना। ओके मानस प्रो, आई होप इट आंसर्स। जी प्रभु जी। ठीक है, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।